वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज हम बात करेंगे यस बैंक। जी हाँ, यस बैंक पे आज हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल रही है और उसके चलते बहुत से लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि यस बैंक का जो स्टॉक है ये जल्द ही 1000 को रीच करेगा। जी हाँ, आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे और इस वजह से मुझे ये कमेंट आई थी कि आप प्लीज़ यस बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए जिससे कि आप लोगों को इस चीज़ के डिसीजन में आसानी होगी कि ये स्टॉक में आपको अभी इन्वेस्ट करना है या नहीं, या इस अपडेट के चलते क्या ये सच में 1000 को जल्द ही रीच कर जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में कि इस अपडेट के चलते यस बैंक में हमें करीबन 3% की तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी ये अपडेट कौन सा था, पहले हम उस पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यस बैंक ने अनाउंस किया है 20 सितंबर को अनाउंस किया है कि इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में जो इनका प्राइवेट इक्विटी फर्म है जेसी फ्लोर, इसने एक बिडिंग लगाई थी 1100 करोड़ की। वो बिडिंग पे वो जीत चुकी है 48 करोड़ का एनपीए पोर्टफोलियो, यानी 6 बिलियन की ये डेप्थ की बिडिंग थी। इसके ऊपर हम अगर एक चीज़ की बात करेंगे तो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो यस बैंक है इसमें एक फ्रॉड हमें देखने को मिला था। ये राणा कपूर जब के अंडर में जब यस बैंक थी तब हमें ये फ्रॉड देखने को मिला था, और वो फ्रॉड ये था कि उनके जो फ्रॉड अकाउंट्स शो किए गए थे यस बैंक में, और उसके अलावा कंपनी ने ऐसे लोगों को लोन दे रखा था कि जिसके इंस्टॉलमेंट टाइम पे आने की कोई भी चांसेस नहीं थे। यानी अगर टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है लोन्स की तो ये बात जो है ये कंपनी को, शेयर होल्डर को सेबी के थ्रू इन्फॉर्म करनी चाहिए। यानी एक रिजल्ट में एक प्रोविजन वाला कॉलम है, वहाँ पे ये सारी बातों को मेंशन किया जाता है, लेकिन राणा कपूर ने ऐसा नहीं किया था। ये सब उन्होंने छुपा के रखा था, और जो लोन कंपनियों को उन्होंने दे रखे थे वो ऐसी कंपनियां थी कि उनके हालात बहुत ही खराब थे और वो वापस उनसे कुछ रिटर्न्स आने के चांसेस नहीं थे, पर फिर भी उनको लोन दिया गया। तो राणा कपूर ने ये सब क्यों किया, आपको क्या लगता है गाइस, क्यों किया होगा? उन्होंने ये सब किया था लालच के चलते कि एक ज़्यादा ब्याज पे उनको लोन दे दिया और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, ये इसके चलते उन्होंने ऐसे कंपनी को लोन दिया था। अब गलती उनकी थी कि रिस्क उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स पर उठाया और वो बात शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म भी नहीं की। तो इसके चलते जब ये फ्रॉड एक्सपोज हुआ था राणा कपूर का, तो ये स्टॉक अगर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 400 का स्टॉक है और लिटरली गाइस 5 रुपीज़ पर आ गया था। इस फ्रॉड का जैसे ही एक्सपोज ये फ्रॉड हुआ वैसे ही ये जो स्टॉक है ये 5 रुपीज़ पर आ गया था। यस बैंक का जो एनपीए है यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये एनपीए जो यस बैंक का है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, ये करीबन 48 करोड़ का है गाइस। ये 48 करोड़ का एनपीए है, और ये 48 करोड़ का एनपीए पोर्टफोलियो जो है वो जेसी फ्लावर ने बिडिंग में जीता है, वो 1100 करोड़ में 1.83 है, 1100 करोड़ रुपीज़ है गाइज। ये आप डॉलर और रुपीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि यस बैंक का जो ये एनपीए है ये तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि 1100 करोड़ में जेसी फ्लावर ने ये बिडिंग जीत चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि ये एक्चुअली होगा क्या, ये करेगा क्या? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो ये जेसी फ्लावर है ये एआरसी प्रोसेस में ये बिडिंग का विनर है, और ये बिडिंग के विनर में एआरसी यानी एग्जैक्टली क्या, तो हम इसको रफ लैंग्वेज में कह सकते हैं वसूली करेगा, यानी एनपीए क्लियर करने के लिए वसूली करेगा। यानी जो एस बैंक का 48 करोड़ का जो एनपीए है, इस एनपीए को जेसी फ्लावर जो है, जेसी फ्लोर्स, ये इस एनपीए को वसूल करेगा, और इससे एआरसी प्रोसेस की इसमें ये बिडिंग इसने की थी 1100 करोड़ की, करीबन 0.83 भी है आगे, बट 1100 करोड़ की। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि 48 का एनपीए एस बैंक का फिलहाल के लिए तो क्लियर है।
अब ये जो 1100 करोड़ है जेसी फ्लावर ने पेड किए हैं, तो इस एनपीए की रिकवरी वो 200 करोड़ में 200 करोड़ में भी वो कर सकता है, 2000 करोड़ में सॉरी भी कर सकता है। यानी उसने डायरेक्ट 9 करोड़ कमा लिए। अब ये डिपेंड करता है कि जेसी फ्लावर ये जो एनपीए ये कितने में रिकवर करेगा, 20 भी 30 भी हो सकता है। तो बेसिकली आप समझ गए जेसी फ्लावर क्या करने वाला है एआरसी के बाद। इसमें एक चीज जो है, ये मैनेजमेंट की गलती हम नहीं कह सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जेसी फ्लावर ने ये करके यस बैंक का एनपीए तो क्लियर करीबन कर दिया है, हम ये तो इसमें ये भी कह सकते हैं। सेकंड एक चीज़ जो है ये जानने जैसी ये भी है कि इस प्रोसेस में, एआरसी के प्रोसेस में जेसी फ्लावर को करीबन 20% का स्टेक यस बैंक में देना होता है। अगर हम यस बैंक की बैलेंस शीट देखें तो आप यहाँ एक चीज़ देखने लायक है कि इसके जो रिजर्व हैं ये 28 करोड़ के हैं। अगर हम लास्ट कुछ साल भी देखें तो 28,185 थे, इस साल ये 28,730 है। उसके पहले कोविड ईयर था, 19 करोड़ के थे, फिर 26 करोड़। यानी हम ये तो देख सकते हैं कि रिजर्व और सरप्लस ईयर ऑन ईयर बड़े हैं, राइट। यानी परफॉर्मेंस तो यस बैंक फिलहाल का मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये डेप्थ है गाइस। आप यहाँ देख सकते हैं 72 करोड़ का डेप्थ है। अगर इनका अर्निंग ही 28 है और 72 करोड़, यानी आप डिफरेंस समझ सकते हैं डबल का है। तो इसमें गलती मैनेजमेंट की नहीं है, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है। जो करंट मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, लेकिन ये जो डेप्थ है कंपनी के ऊपर, ये ही इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके चलते एक पॉजिटिव न्यूज़ तो हमें ये देखने को मिल रही है, टेम्पररी कह सकते हैं न्यूज़ अच्छी है कि इनका एनपीए क्लियर हो रहा है। लेकिन गाइस क्वेश्चन अब भी सेम है कि 1000 पर ये स्टॉक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने इसका पूरा ऑल टाइम चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट में इनका हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये 400 का जो है इसने ऑल टाइम का हाई बनाया है गाइस। यस बैंक ने ऑल टाइम का हाई 400 बनाया है। तो ऐसी कंपनी सिर्फ एनपीए क्लियर होने से 1000 तक नहीं आ सकती है। अगर सिर्फ आप बोलेंगे एनपीए क्लियर हो गया इसलिए फटाफट कल ये स्टॉक 1000 तक जाएगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। और दूसरी बात तो ये है कि अभी अगर मुझे ये सवाल किया जाए कि इस टाइम मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एनपीए क्लियर होने के न्यूज़ पे मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगी। हाँ, आप इसमें छोटा मोटा अमाउंट लगा सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँगी 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़, या मैक्स टू मैक्स मैं कहूँगी 1000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन आप इसमें लमसम अमाउंट के 16 रुपये का स्टॉक है मैं खरीद लेता हूँ फिर 1000 हो जाएगा, तो नहीं गाइस, वो एकदम बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। अगर ऐसा कुछ हमें करना भी है तो यस बैंक को अपने फंडामेंटल पहले स्ट्रॉन्ग करने होंगे। इसका एनपीए क्लियर होने बाद इसका जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो और एनुअली परफॉर्मेंस जो रहेगा वो, इसमें अगर ग्रोथ दिखेगी तो हम सोच सकते हैं गाइज इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई 400 का बनाया है। यानी इस कंपनी की जब से ये कंपनी फॉर्म हुई है तब से लेकर तो हम आज तक कहेंगे ये कंपनी ने ऑल टाइम हाई 400 का बनाया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एनपीए के पहले भी इसने 400 तक हाई बनाया है और एनपीए क्लियर होने से ये 1000 तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, इसका अगर 1000 का टारगेट है भी तो बैंक को पहले अपना फंडामेंटल परफॉर्मेंस सुधारना पड़ेगा। अगर वो फंडामेंटली कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स में भी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम अमाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसके बैलेंस शीट में अगर दम नज़र आया तो हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आगे ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये स्टॉक कभी 1000 तक नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जस्ट बिकॉज एनपीए क्लियर हो गया है इस वजह से ये स्टॉक
कोई कहेगा कि 1000 तक जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके हम रख सकते हैं, कल अगर इसकी बैलेंस शीट अच्छी आती है तो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि फिर कल ये अगर सुधर जाएगा, इसका एनपीए और बैलेंस शीट में स्ट्रांग होगा फंडामेंटली, तो ये स्टॉक फिर 100 भी रीच कर जाएगा। गाइज मैं इसको 200 पर भी बाय करूंगी अगर ये फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो। आज मैं इसको 16 रुपीज़ का स्टॉक है, इस वजह से मैं इसमें लमसम अमाउंट नहीं डालूंगी। हाँ, अगर ये दिखा रहा है अपना परफॉर्मेंस बैलेंस शीट में फंडामेंटली अच्छा, तो मैं इसको 200 पर भी बाय करूंगी, क्योंकि फिर ये फंडामेंटली स्ट्रांग है तो इसके चांसेस है कि ये 1000 तक भी शायद रीच कर जाए। नहीं कुछ तो मेरे 200 के 400 तो आराम से पर स्टॉक पे बन ही जाएंगे अगर ये फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाए तो जो मॉरल है मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपको कि सिर्फ ये स्टॉक की एक अपडेट आने से इस स्टॉक में आप ये नहीं कंसिडर कर सकते कि ये 1000 तक जाएगा, और आपको इसमें लमसम अमाउंट भी एक स्टॉक के चलते नहीं लगाना चाहिए, एक न्यूज़ के चलते, सॉरी। हाँ, अगर ये फाइनेंशियली बैलेंस शीट में स्ट्रांग होगा अगर डे बाय डे, तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप गाइज आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं इस डिसीजन पर भी आप अब तक पहुंच गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।